वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप लोग देख रहे थे हमारे चैनल पे, हमारी नई गाड़ी की तलाश चल रही थी। और वो तलाश जो है इस गाड़ी पे आके ख़त्म हुई है, XUV 300 डीजल पे। और गाइस इसमें मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगी हुई। और आप लोगों ने काफ़ी मदद करी अपने कमेंट करके। और कुछ लोगों ने जो है अभी जब लेटेस्ट वीडियो डाला था उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी मुझसे करे कि नेक्सॉन क्यों बेच दी इतनी जल्दी, या नेक्सॉन कितने में आपकी बिकी है, या फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं आपने सफारी क्यों नहीं ली। और भी इस तरीके के कई तरीके के जो क्वेश्चंस आपने पूछे कि नेक्सॉन कितने में गई है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, और आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मतलब एक तरीके से मैंने आपके कमेंट्स इसमें लिख लिए हैं, क्योंकि कमेंट्स में संभव नहीं होता है इतना सब कुछ लिखना। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो ही बनाता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट मैंने जो चुना है कि नेक्सॉन क्यों बेची, क्योंकि नेक्सॉन गई है, तो स्टार्टिंग भी वहीं से करते हैं। देखिए नेक्सॉन बेचने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि वो नेक्सॉन गाड़ी ख़राब हो गई थी जैसा आप लोगों को डाउट हो रहा था, या कोई इसमें दिक्कत थी, या मैं उससे परेशान हो गया था। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पिछले 10 सालों से मैंने काफ़ी गाड़ियाँ बदली हैं, और ऑलमोस्ट 9 गाड़ियाँ बदल दी होंगी। मेरी पहली गाड़ी जो थी वो ऑल्टो थी। उसके बाद जो है मेरे पास वैगनार भी रही। उसके बाद वैगनार के बाद जो है मेरे पास सफारी आई। सफारी से पहले होंडा सिटी थी, फिर सफारी आई। सफारी के बाद फिर टीयूवी आई, फिर स्विफ्ट आई, फिर नेक्सॉन आई, फिर जाके ये गाड़ी आई। और ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि मैं अब मेरे नाम से मैं ओन करता था, मतलब ये मेरी गाड़ियाँ थी। हमारी फैमिली में और भी गाड़ियाँ रही हैं जो मैं बचपन से चलाते भी आया हूँ, जिसमें ओमनी हो गई, जीप हो गई, बुलेरो हो गई। ये सारी गाड़ियाँ भी जो है मैंने चलाई हैं, लेकिन जो मेरे नाम की थी वो ये गाड़ियाँ थी। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस शौक है गाड़ियों को चेंज करने का, बदल बदल के चलाने का। जल्दी बोर हो जाते हैं गाड़ियों से। नेक्सॉन ऐसा प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन मन कर रहा था और बेटे का भी ख्वाहिश थी, तो थोड़ा सा वहाँ पर को हम गए और हमने चेंज कर ली। ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो लोग डाउट कर रहे थे कि कोई नेक्सॉन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब कि जो माइलेज दे रहा है, बस उसमें थोड़े से इंजन के वाइब्रेशन हैं, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। बाकी उसमें कोई भी कमी नहीं थी, सस्पेंशन वाइज भी वो गाड़ी बहुत अच्छी थी। अब बात करते हैं कितने की गई। ठीक है। जैसा मैंने बोला कि गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी मिल गई। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि नेक्सॉन इस टाइम पे चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ये भी जो है आपके लिए क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था यार आपने हमें XUV 700 दिखाई, सफारी दिखाई, ये सब क्यों नहीं लिया। ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सफारी को कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि सफारी में मेरा जो है नी अटक रहा था जब मैं उसमें क्लच दबा रहा था, और पहाड़ों में बार बार क्लच दबाना ही पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज़, उसका स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था, इस वजह से मैं सफारी में नहीं गया। आप जैसा देख रहे हैं पहाड़ों पे यहाँ पे हर 10 मीटर में आपको स्टेयरिंग काटना है, और अगर वो हार्ड होगा तो आपकी ड्राइविंग जो है बहुत दिक्कत आपको दे देगी। तो इस वजह से जो है सफारी मैंने जो है वहाँ पर को रिजेक्ट कर दी थी, और कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा दिल में ये भी आया है कि जब सबको पता है 3 साल से हैरियर सफारी में जो है घुटना अटकता है डैशबोर्ड में, टाटा उस चीज़ को भी ठीक नहीं कर पाया अभी तक, जबकि ये तुरंत हो जाना चाहिए था। तो इस वजह से मैं उससे अलग हो गया, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं। उसके बाद मैं आया महिंद्रा में। XUV 700 ऑलमोस्ट डन हो गई थी कि लेनी है, और लेने जा रहे हैं सीधे। बट हुआ क्या, एंड टाइम पे देखिए हमने पूरा कैलकुलेशन करा, सारी चीज़ें बैठाई, तो AX5 हमारे बजट में बैठ रहा था। AX5 मॉडल जो है वो करीब 21.5 लाख का है, और उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा था बड़ी गाड़ी और सनरूफ के अलावा, एक तरीके से फीचर्स के मामले में। अब देखिए अगर हम बड़ी गाड़ी लेंगे 21.5 लाख लगाएंगे, अब उसमें जो ये मिरर हैं वो तक ऑटो फोल्डेबल नहीं थे, जो कि 7 लाख की 8 लाख की गाड़ी में आ जाते हैं। वैसे ही बैक कैमरा नहीं था। ऐसे ही छोटे छोटे फीचर्स जो हैं उसमें काफ़ी मिसिंग थे, जिस वजह से जो है उस गाड़ी को मैंने वहाँ पर को नहीं लिया, क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा था कि 21.5 लाख में लगाऊं, और इंटीरियर भी उसका जो है टॉप मॉडल से बहुत अलग था। टॉप मॉडल में बैठने का एक फील ही अलग है। तो जब भी बड़ी गाड़ी लें तो मतलब टॉप मॉडल ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा मेरा कैलकुलेशन ये बैठ रहा था कि मैंने 3 साल में 1.5 लाख चला देनी है गाड़ी। ठीक है। और उस गाड़ी पे मुझे फाइनेंस भी कराना पड़ा था बहुत ज़्यादा, मतलब कि 8-10 लाख रुपए मुझे फाइनेंस कराने पड़े थे। अब मैं यहाँ पर कोई ये कैलकुलेशन कर रहा था कि जो फाइनेंस होगा वो 7 साल के लिए होगा, और 3 साल में मैं गाड़ी चला दूंगा 1.5 लाख। ठीक है। ये गाड़ी चल जाएगी मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख जो है 3 साल में। अब 1.5 लाख के बाद जो है महिंद्रा के इंजन की वैल्यू थोड़ी सी गिरी जाती है अच्छे से। अब यहाँ पर को दिमाग में क्या आया यार, देखो कि गाड़ी तो मैंने ले भी ली, चला भी ली, और जो है लोन पूरा नहीं हुआ और गाड़ी खत्म हो गई पहले ही। ठीक है। गाड़ी की वैल्यू गिरी जाती है 1.5 लाख चलने के बाद, तो वैल्यू उसकी पूरी गिर गई, और मेरा लोन ही दे रहा होता उसमें, और तो मेरे को गाड़ी कंटिन्यू करनी पड़ती या फिर कम दामों में उसको बेचना पड़ता। अगला फैक्टर जो उसमें अटका, माइलेज का।
पहाड़ों पे चाहे स्कॉर्पियो चाहे 700 हो, 10-11 का माइलेज देती है, ठीक है। और मुझे रोज़ गाड़ी रन करनी है, रोज़ चलानी है गाड़ी, 100 किलोमीटर चलती है मेरी गाड़ी, क्योंकि यूट्यूब से मैं ऐसा कोई अर्निंग तो मेरी अपने काम से होती है जो मैं काम करता हूँ। यूट्यूब तो खाली जो है अपने पैशन के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आप ये समझिए 10 का एवरेज दे रही है गाड़ी, तो 100 किलोमीटर चलने के लिए रोज़ 1,000 रुपये का तेल। अगर मैं 25 दिन काम करता हूँ तो 25,000 रुपये मुझे उसमें खाली डीजल में लगाने थे, प्लस 15-20 हज़ार रुपये की किस्त देनी थी, 35 और 45, ठीक है। उसके बाद मुझे 45,000 रुपये खर्च करने के बाद मुझे कोई फीचर नहीं मिल रहे थे उस गाड़ी में पर मंथ के, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने उसको जो है बैक ऑफ हो गए उससे भी, सफारी और स्कॉर्पियो तो खैर मिलनी नहीं थी 1.5 साल बाद, ठीक है। एक मन आ रहा था कि स्कॉर्पियो ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत मुझे उसमें लग भी रही थी, उतनी पसंद नहीं आ रही थी जो उसका नीचे वाला मॉडल था AX5, मुझे सीधी सी बात बताऊँ, थोड़ा सा सस्पेंशन वाइज भी उतनी पसंद नहीं आ रही थी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो में मैं आपको बताऊं कि स्कॉर्पियो में मुझे क्या दिक्कत लग रही थी कि वो मिलेगी मुझे 1 साल बाद, ठीक है। 1 साल में अपनी नेक्सॉन जो चल जाती करीब 75,000 पहुंच जाती, अभी 35,000 में है, वो पहुंच जाती 75,000 में, क्लियर। अब 75,000 किलोमीटर के बाद नेक्सॉन के जो पैसे मुझे अभी मिले हैं वो नहीं मिलते, और 2023 में जो है BS6 का जो सेकंड फेज़ है वो लॉन्च होने वाला है, तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, क्लियर। सीधी सी बात है, 80,000 से 1 लाख महंगी हो जाएंगी 2023 के बाद डीजल गाड़ियाँ, क्लियर। तो एक तरीके से जो मैंने आपको वीडियो बनाया था डीजल वाला, उसमें भी लोगों ने कहा कि आपने डीजल लेने के लिए मना करा, ठीक है। वो डीजल लेने वाली जो बात थी वो थी इसके बाद, जहाँ पर को हमारा नॉर्म चेंज होने वाले हैं अप्रैल में, BS6 का सेकंड फेज़ आने वाला है, वहाँ पर को जो है हमने ये बात करी थी, ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो है मुझे महंगी पड़ जाएगी। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें मेरी कैलकुलेशन बदल जाती। अब यहाँ पर को क्या हुआ, मुझे नेक्सॉन की सबसे बेस्ट वैल्यू मिली और गाड़ी जो है मुझे डीजल मिल गई, ठीक है। डीजल के साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पावर टू वेट रेशियो मेन होता है। बड़ी गाड़ी होने से कुछ नहीं होता है, वो बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी है, उसमें 450 Nm का टॉर्क है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन पावर टू वेट रेशियो वो 2000 किलो से भी ऊपर की गाड़ी है। तो जो पावर वो मुझे प्रोड्यूस करके देती, वही पावर ये गाड़ी भी मुझे दे रही है। इनफैक्ट इसको चलाना ज़्यादा ईजी है, छोटी है गाड़ी, आराम से इन रोडों में, जो ये संकरी रोडें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें हम आराम से जो है कहीं पर भी चल सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे मेन रीज़न था इस गाड़ी को लेने का, ये सफारी और वाला हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास डीजल ही क्यों ली, डीजल इसीलिए ली, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ रनिंग वाली बात, डीजल इंजन जो है आराम से जो है खिंचते हैं लंबे किलोमीटर तक, ज़्यादा किलोमीटर तक, तो रनिंग मेरी ज़्यादा है। इस गाड़ी को मैं अभी बेचूंगा नहीं लंबे समय तक, अगर कभी चेंज करने का मन भी करा तो कोई दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर बड़ी गाड़ी लेनी भी है तो वो कम चलेगी, उसको हम 15 साल रखेंगे पूरा, और ये गाड़ी हमारी रेगुलर जो मैं अपनी रनिंग बता रहा हूँ वो चलते रहेगी, इसको दबा के घिसने वाले हैं हम इस गाड़ी को। तो इस वजह से जो है ये चीज़ मैंने चूज़ करी है, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन वाली बात मैंने बताई थी, अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरा कैलकुलेशन सही बैठा या गलत बैठा। और इस गाड़ी पे जो मैं बात कर रहा था कि उस पर 10 का मिलेगा, इसमें मुझे आराम से 17-18 का माइलेज मिल जाएगा, जिस वजह से जो है मेरा रोज़ का जो काम है, जो भी मुझे करना है, जितना चलना है, वो सब मेरा इससे पूरा हो जाएगा। और ये ईजी टू ड्राइव है बहुत ज़्यादा। एक इस गाड़ी को चुनने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था स्टेयरिंग मोड। इस गाड़ी पे स्टेयरिंग मोड्स आते हैं, जिस वजह से क्या है कि अभी जैसे ये मोड़ों वाली रोड है तो मैं इसको कंफर्ट में चला रहा हूँ, तो ये बहुत ही लाइट हो जा रहा है, इसका स्टेयरिंग बिल्कुल ब्रिज़ा की तरह हो जा रहा है, ठीक है। और नॉर्मल में आ जा रहे हैं तो मतलब कि थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है, और स्पोर्ट्स में और हैवी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लाइट स्टेयरिंग जो है हाईवे के लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है, आपको जो है कंट्रोल खोने का डर लगता है, तो उस समय हम इसको क्या करते हैं स्पोर्ट्स में शिफ्ट कर लेंगे, जिससे कि ये जो है हाईवे में अच्छी चलेगी, दबा के बढ़िया तरीके से कंट्रोल रहेगा। और ऐसी रोडों में मैं इसको कंफर्ट में ले आ रहा हूँ, लाइट कर ले रहा हूँ बिल्कुल। तो एक उंगली से मेरा स्टीयरिंग कट जा रहा है, बड़े प्यार से इसको चला रहा हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है, आपने ये क्यों ली है ग्राउंड क्लियरेंस कम वाली। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस मैटर नहीं करता है, 180 mm का है, इनोवा में भी 176 mm का आता है, और इनोवा भी हर जगह चले जाती है, और हम लोग मतलब सभी जगह ट्रैवल कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा कहीं पर रोडें ऐसी लगी नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की आवश्यकता है। ये अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और गाड़ी नीचे से लगेगी नहीं लगेगी वो सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस पे नहीं करता है, काउंट नहीं करता है, वो सस्पेंशन पे भी काउंट करता है। सस्पेंशन ना इतने सॉफ्ट नहीं है कि इसमें बैठे, जैसा मैंने बोला ना, सस्पेंशन भी काउंट करता है ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होते बहुत ज़्यादा तो इसमें जब 5 लोग बैठेंगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता, बट इसका सस्पेंशन ठीक है, स्टिफ है थोड़ा सा, ये कंट्रोल में रहता है, दबता नहीं है इतना आसानी से, तो इसमें लोग बैठेंगे तब भी नहीं कम होगा, ठीक है। 190 195 मिल जाए, लेकिन सस्पेंशन अगर सॉफ्ट हो जाएंगे तो गाड़ी दब जाएगी नीचे।
तो सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस से कुछ नहीं होता, सस्पेंशन प्लस व्हील बेस ये भी काउंट करता है कि गाड़ी नीचे से लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी लगेगी, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। इतना तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ, और बाकी आप वीडियो में देखेंगे ही। बट वो गाड़ी को एक अच्छी स्टेबिलिटी ज़रूर दे देगा, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है, मज़ा आ रहा है। और एक छोटा सा लीक अभी दे देता हूँ, 16 से ऊपर का माइलेज गाड़ी अभी प्रोवाइड कर रही है बढ़िया तरीके से, पहाड़ों में प्यार से चलाने में, खींच के नहीं है, प्यार से चलाने में। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से चलाऊंगा तो मैं 18-20 इसको पहुंचा दूंगा डीजल में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। सनरूफ मिल गई, फीचर्स बहुत सारे ऐड हो गए हैं जो कि नेक्सॉन में नहीं थे, जैसे कि TPMS, और जो मेरी बेस मॉडल पे नहीं थे। पीछे पावर विंडो जो है वैसे कंट्रोल करनी पड़ती थी, बहुत सी दिक्कतें आती थी, लेकिन गाड़ी मस्त थी, बहुत मज़ा आता था। सस्पेंशन को मिस कर रहा हूँ, थाई सपोर्ट को मिस कर रहा हूँ, अभी से बता दे रहा हूँ नेक्सॉन की किस किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, ठीक है। थाई सपोर्ट को मिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से चलती थी। वो हाइट में बैठने वाला पोस्चर उसको मिस कर रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा इसकी आदत सी हो गई है तो कंफर्ट जैसा फील हो रहा है। बट जो डिफरेंस है वो है पावर का। दहाड़ है इंजन, दहाड़ना कहते हैं ना, चीता दहाड़ है, पहाड़ों पे दहाड़ है, गोली चल रहा है, पास तो ऐसे ले रहे हैं जैसे कि बस छुओ और आप पास ले रहे हो, पार हो जा रहे हो अगली गाड़ी से। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई। क्या क्या आपके क्वेश्चंस थे, उनके आंसर थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।